Good morning to all of you. So we can start the lecture if things are fine. Yes, good morning. हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस को स्टडी कर रहे हैं. एनी कंसर्न और डाउट अगर आपको है लास्ट लेक्चर से रिलेटेड तो आप रेज कर सकते हो. एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोसीड अपने को एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लर्न करना है. उसका एक दो एप्लीकेशन और बाकी है. इसके बाद जो एक्सरसाइज 1 मैंने आपको बोला था उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. कुछ पॉइंट आपको डिस्कशन से भी समझ में आ जाएगा और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे. ओके. यस, इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन से. और अगर कुछ आपको लिख करके डाउट पूछना है पूछ सकते हो, चॉइस आपकी है. अच्छा, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ क्लैरिफाई कर देता हूँ. अब में से कई स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड ऑल दैट. हालांकि मैंने ब्रीफ किया था. हाँ, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तक कंप्लीट किया है. उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे. इट विल टेक 5 मिनट और सो. किस तरह से बुक्स पढ़नी है उसके बारे में आपको बोल देता हूँ. सो मेनी कॉल्स आर कमिंग परचेज करने को लेकर के बुक्स एंड ऑल दैट. सो जैसा कि मैंने बताया अपने को नोट्स बनाना है. नोट्स आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और वो नोट्स आप ऐसे बनाओ कि आपके रीडेबल हो. दैट्स ऑल. बहुत ज़्यादा उस पर डिजाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दे शुड बी कंप्लीट. सो नोट्स को अपने को कंप्लीट करना है. कंप्लीट एक बहुत बड़ा टर्म है अपने आप में, अगर ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व करें तो. इजंट इट कि दे शुड बी कंप्लीट. सो जितना भी अभी क्लास में आपको बताया जाता है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. बट कई बार डिपेंडिंग अपॉन आपका बेस लेवल कैसा है, हो सकता है कुछ बेसिक पॉइंट्स की आपको और भी ज़रूरत पड़ती हो. तो नोट्स जो क्लास से आप बनाओगे उसको सप्लीमेंट करने के लिए आप एस.सी. वर्मा की बुक को पढ़ेंगे. सो जितना क्लास में बनाया बताया कि अगर आपने वो पढ़ लिया फिर एस.सी.बी. को उसी टॉपिक को पढ़ लिया तो उससे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे तो उस पर ऐड कर लेने का, अगर वो पॉइंट आपके लिए ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए. याद रखना है. या फिर अगर आपको ऑब्वियस पॉइंट लगता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आप उस पॉइंट को बस अपने दिमाग में रखें. अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसको नोट्स में ऐड कर सकते हो. तो ये तो नोट्स का पॉइंट होता है. आप आपके पास टाइम होगा या फिर बाद में जब भी टाइम मिलेगा तो आप एनसीईआरटी को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो. सो क्लास नोट्स को कंप्लीट करना है अपने क्लासेस से एज वेल एज सर ओम का माइक शुरू है. किसी का माइक ओपन है सो म्यूट कर लीजिए प्लीज. हाँ, जब आपको बोलना हुआ करे देन ओनली यू ओपन द माइक, अदरवाइज कीप इट म्यूट. हाँ, मैं आपको और भी आइडिया दे देता हूँ. हाँ, ऐसे भी पुराना होगा तो चलेगा. 2014 की है तब भी चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है. जेई का जो सिलेबस है और जो बुक्स हैं वो काफ़ी समय से वही चल रहा है. सो बहुत ज़्यादा नहीं है. इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया यहाँ पर आपको कंफ्यूजन आ रहा है. एससीबी आपका 14 एडिशन है, 16 एडिशन है, कोई भी एडिशन है चलेगा. ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. और इन केस अगर आपको परचेज करना है तो डेफिनेटली आप करंट एडिशन को परचेज कीजिए. प्रैक्टिस के लिए आप बीएम शर्मा का जो बुक परचेज कर रहे हो, सेंगेज जिसको बोलते हैं, सेंगेज पब्लिकेशन का नाम है और बीएम शर्मा राइटर का नाम है. अगर आप ये नहीं परचेज करते हो, आपके पास डीसी पांडे है या आप डीसी पांडे जानना चाहते हो तो दोनों ले सकते हो. बोथ आर इक्वली इक्वली गुड बुक्स. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अपने को क्या है, अपने को प्रैक्टिस करनी है सभी टाइप आपको क्वेश्चंस को लेकर के. सो मोर और लेस क्वेश्चंस सिमिलर और सेम जैसे रहते हैं. तो किसी एक बुक को आपको परचेज कर लेना है. नाउ सपोज कर लीजिए आप इन दोनों का एक ही पैटर्न है. जब ये बुक परचेज करने जा रहे हो तो आपको क्या इशू आ रहा है कि मेंस का लेना है. एक मेन की बुक आती है जेई मेन करके और फिर जेई एडवांस करके आता है. जब आप परचेज करने जाओगे तो आपको ये डिलेमा हो जाएगा कि मेन लेना है एडवांस लेना है. जनरली ये एडवांस क्या है ना, इसको सेट ऑफ फ्यू बुक्स है, सेट ऑफ 5-6 बुक्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन. जनरली वो 6 या 5 में से करते हैं. और जो मेन का है वो सिंगल बुक है. ठीक है.
तो अभी आपको क्या करना है कि अपने को स्टेज बाय स्टेज बढ़ना है। पहले हम लोग बेसिक लर्न करते हैं, फिर बेसिक बोले तो एनसीईआरटी लेवल टाइप का होता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मेन लेवल का होगा, फिर हम फाइनली बहुत आगे बढ़ेंगे तो एडवांस लेवल का होगा। तो अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रैक्टिस भी इसी ऑर्डर पे चलेगी। सो आप पहले नोट्स को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, एससीबी से उसके कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे, एससीबी को सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ से आपको बेसिक लेवल की सॉल्विंग हो जाएगी। फिर इसके बाद में जब ये बुक परचेज करो तो पहले आप मेन का करो। अगर आपने पहले ऐसा कुछ कर रखा है तो आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज पहले अपने को मेंस का करना है। जेई मेन का वो सिंगल बुक है पूरे 11th और 12th के लिए, या फिर 2 पार्ट्स में होगा, जैसा भी जिसका अपना आइडिया हो। सो पॉइंट इज कि अपने को जेई मेन को पहले फोकस करना है। इसके बाद अपने को जेई एडवांस भी लगाना है, तो ये भी बुक आपको चाहिए होगी एडवांस की, चाहे वो डीसी पांडे हो या फिर शर्मा को। सो एडवांस की बुक्स को कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता। जैसे अभी हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, राइट। तो यूनिट एंड डायमेंशन होगा, एरर्स होगा, उसके बाद फिर वेक्टर्स होगा, कैलकुलस होगा। जब हम लोग थोड़ा सा सिग्निफिकेंट पढ़ जाएंगे तो आप पहले जेई मेन को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद फिर जेई एडवांस की करस्पॉन्डिंग बुक्स उठाओगे। जेई एडवांस की जो 656 का बुक्स का सेट होगा तो उस पे पहला बुक होगा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स 1 करके कुछ दिया होगा। सो इस बुक की हमको पहले जरूरत पड़ने वाली है। इसमें काइनेमेटिक्स, मोशन, रोटेशन, ये सारा रहेगा, और ये जो बेसिक चैप्टर्स है वो भी रहेंगे। सो पहले आपको मेंस का सॉल्व करना है। ये इजी लेवल होता है, इजी इन द सेंस रिलेटिव टू द टू। अपने लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर एडवांस की बुक को सॉल्व करेंगे। और अब देखोगे कि थोड़ा सा ट्रैक पे आते हुए आप मेंस को बहुत जल्दी कर ले जाओगे, फिर एडवांस को भी आप कर लोगे। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आपको और भी बुक्स ट्राई करने होते हैं, लेकिन वो तभी जब अगर आप ओलंपियाड जैसे एग्जाम को देने के लिए प्रेफर कर रहे हो तो एरोडो एरोडो एडवांस के लिए थोड़ा सा यूजफुल है। लेकिन अगर आप ओलंपियाड को आगे आगे टारगेट करना चाहते हो तो आईई एरोडो का बुक है। आई विल सजेस्ट कि अभी अगर आप इसको नहीं भी लगाते हो तो पूरा चलेगा, क्योंकि पहले अपने को ट्रैक पे आना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, अंडरस्टैंड करना है क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे बढ़ना होता है। फिर आफ्टर 2-3 मंथ्स आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो इन केस यू वांट टू हायर। और पाथ फाइंडर और भी बुक्स हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली आप ओलंपियाड जैसे एग्जाम के लिए करेंगे। तो आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि आपका टारगेट क्या है। इन केस आप जेई एडवांस को फोकस्ड है, ओनली जेई एडवांस को फोकस्ड है, तो जितना हम लोगों ने ये बताया है इतना बुक सेट से अपना काम अभी चलेगा। रिवीजन के टाइम पे हम आपको और मटेरियल और भी बुक देंगे। इसके साथ साथ अपने प्रैक्टिस के लिए अपना मॉड्यूल भी रहेगा, तो वो तो कंपलसरी वाला पार्ट है। और अगर आपको जेई मेन का भी लगता है तो आप मेंस का तो करेंगे ही करेंगे। और एडवांस जाना है तो आपको एडवांस करना है, उसके आगे चल करके फिर इन बुक्स को आप ऐड करना स्टार्ट करना। और जो बच्चे अगर फाउंडेशन कर चुके हैं और वो मेंस और एडवांस को अच्छा से कर पा रहे हैं तो फिर उनको सजेस्टेबल है कि फिर आप इन बुक्स के क्वेश्चंस को भी ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन योर, देखो क्या करना है कि आपको अपना स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, किसी और की नहीं। हो सकता है आपका फ्रेंड हो जो बहुत टफ क्वेश्चंस कर रहा हो, आपसे ना हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको पहले उस लेवल का बनाना है, इसके बाद उन क्वेश्चन को ट्राई करना है। सो लर्निंग इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और जो लोग अच्छा कर पा रहे हैं तो वो इन बुक्स को भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको कॉल कर सकते हैं, हम आपको और एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स हैं? हाउ इज एररलेस फिजिक्स बुक, आई एम आल्सो हैविंग दैट। एररलेस को आप मत ही लगाइए, साइड पे कर दीजिए, इट्स नेम्ड एज एररलेस, बस उसमें बहुत सारे एरर्स, नॉट सजेस्टेबल। आप इन दोनों में चूज कीजिए। जस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दीज आर मोर क्वालिटेटिव क्वेश्चन, मोर डीपर क्वेश्चंस। सो उसके बेसिस पर ये ओपिनियन है आपके लिए। सर सीधा एडवांस से स्टार्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं, सीधा एडवांस से नहीं करने का, वरना फिर क्या होगा, आपको सेटबैक मिल जाएगा। आप 10 क्वेश्चन लेकर के बैठेंगे, हो सकता है 1-2 हो आपसे, बाकी 8-9 क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो फिर कपल ऑफ डेज के बाद आपको क्या होगा, डिमोरलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो वी कैन नॉट गो फॉर एडवांस डायरेक्टली। इट्स लाइक कि ये एक ऑर्डर है, उसी ऑर्डर पे अपने को चलना है। सो ऑर्डर में पहले मेंस आता है, फिर एडवांस आता है।
डायरेक्टली एडवांस पे जाएंगे तो फिर आपको इशू बन जाएगा ओवर द टाइम। अपना पर्पस क्या, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना और फास्ट स्पीड को बढ़ाना, एक्यूरेसी को बढ़ाना, वो लॉजिकल ऑर्डर से मिलेगा। सो डायरेक्टली यू कैन नॉट गो फॉर एडवांस। ओके, क्लास में ओलंपियाड का सिखाएंगे या खुद से करना पड़ेगा? ओलंपियाड के लिए अभी आप पहले थोड़ा सा सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद क्लास में हम लोगों का मेन फोकस जेईई एडवांस रहेगा। मैं आपको बताता, अगर जो बच्चे एडवांस करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कीजिए, आपके डाउट आते हैं तो आप पर्सनली व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप डाउट्स अपने डिस्कस कर सकते हो। सो अपना जो मेन एजेंडा रहेगा वो एडवांस रहेगा। यस, वी प्रमोट फॉर ओलंपियाड्स। अगर आप ओलंपियाड के लिए ट्राई करना चाहते हो तो उसके लेवल तक पहले आप पहुंचोगे, उसके बाद फिर अगर ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए फिर अलग से अरेंजमेंट्स करते हैं। MSCT का फिजिक्स कवर होता है क्या? बिल्कुल। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर कैसा रहेगा कि पहले आपका बोर्ड का कवर होगा। जब तक हम बोर्ड नहीं सीखेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। फिर एग्जाम्स लाइक MSCT उसी में कवर होते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पे अपना जेई मेन कवर होता है। कोई भी आप लर्निंग करोगे तो आपका इसी ऑर्डर पे जाएगा, जेई एडवांस जाएगा और फिर ओलंपियाड वगैरह इस पे जाता है। अगर आप इस सीक्वेंस को ब्रेक करते हो ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दिस इज बेसिक, उसका नेक्स्ट लेवल दिस, देन नेक्स्ट लेवल दिस, देन नेक्स्ट लेवल दिस, देन नेक्स्ट लेवल दिस। सो अगर आप सपोज के लिए ओलंपियाड भी जाना चाहते हो तो यू नीड टू गो थ्रू देम, यू कैनॉट जंप। सिमिलरली अगर आपको जेई मेन पे जाना है तो बोर्ड और सीटी को लेकर के आगे निकलना पड़ेगा। एडवांस पे जाना है तो बोर्ड सीटी मेन के थ्रू जाना पड़ेगा। सो पॉइंट इज कि अगर आप एडवांस की तैयारी करते हो तो आपकी जेई मेन की तैयारी, जे और सीटी की तैयारी और बोर्ड की तैयारी उसमें इंक्लूडेड होगी। और अगर आप ओलंपियाड पे जाते हो तो उससे पहले आपको एडवांस करना पड़ेगा, यू कैन गो बियॉन्ड दैट। सो ये अपना ऑर्डर है बढ़ते हुए क्रम में। समझ में आया? आपने लिखा है कैन यू शेयर द अमेजन और अदर लिंक फॉर बुक्स ऑन ग्रुप? ओके, अगर आप चाहते हो तो ये जो सेंगेज का डीलर है, ही हैज कांटेक्टेड मी, उसका नंबर मैं शेयर कर देता हूँ। वो आपको होम डिलीवरी कर देगा बुक्स को लेकर के और प्रॉपर प्राइसिंग पे करेगा। सो उसको मैं ग्रुप पे शेयर करा देता हूँ। जो सेंगेज का बुक्स आपको प्रोवाइड कर देगा एट होम। एससीबी को ऑब्वियस है, ये एससी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, 2 पार्ट में रहता है, 1 पार्ट 2 पार्ट, वो आप आंसर वो आप ऑर्डर कर सकते हो। पीडीएफ्स आपको चाहिए होगा तो यस, ये भी अच्छा पॉइंट है। पीडीएफ्स मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। एससीबी का मेरे पास कुछ पीडीएफ्स पड़ा होगा, दोनों बुक्स का है, हाँ वो शेयर कर देता हूँ। बीएम शर्मा का देखता हूँ अगर पड़ा होगा, डीसी पांडे का मेंस वाला पड़ा होगा, वो भी शेयर कर देता हूँ, चलेगा। सो पीडीएफ विल बी शेयर्ड, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, बट ओवर द टाइम आपको हार्ड बुक्स परचेज करनी है। ओके, सो कैन वी गो फॉरवर्ड और अपना सिलेबस को आगे बढ़ाया जाए? कोई कंसर्न अगर ना बचा हो तो। और अगर आपको कोई प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में इश्यूज बनते हैं, लाइक कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, शेड्यूलिंग कैसे करना है, यू कैन कॉल बाय टेकिंग अपॉइंटमेंट। फोन पे आप कॉल कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो कि कैसे करना है, ठीक है? यस, सो लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। यूनिट एंड डायमेंशन का दिस इज लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट 3 लेक्चर्स आपको समझ में आ गया होगा। एक तो अपना इंट्रोडक्शन का था। सो अभी तक जो आपने पढ़ा कि यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, हाउ वी फाइंड यूनिट्स, हाउ वी फाइंड डायमेंशंस। यूनिट के लिए जो कैटेगराइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, डिराइव्ड एंड ऑल दैट। और डायमेंशंस जो होती है फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं उनके पावर्स को काउंट करते हैं। सो और डायमेंशनल एनालिसिस के कई सारे एप्लीकेशंस हैं, तो उनको हम लोग पढ़ते हैं। Thus you are not able to see the screen। आप एक बार एग्जिट करके रीज्वाइन कर लीजिए, आपकी डिवाइस का कुछ इशू आया होगा। बाकी लोगों को अगर दिख रहा है तो माइट बी कि आपका डिवाइस इशू है या नेट इशू होगा। यू जस्ट रीज्वाइन, यू जस्ट एग्जिट एंड रीज्वाइन। ओके, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। लास्ट क्लास में जैसा आपने रिकॉल कराया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, एक बड़ा सा एग्जांपल मैंने पिक किया और आपने उसके कुछ आंसर, मैंने कुछ खुद सॉल्व किया उसको, वो आपको समझा होगा।
उसी को यूज करते हुए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आंसर देना है, सभी को देना है, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, अ वेव इक्वेशन। आगे आप पढ़ोगे कि वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। So question says a wave equation is this. Here y and x are lengths and t is time. Find dimensional formula of first e। तो अपने को a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कॉपी कर लीजिए, मैं स्क्रीन को रीशेयर कर देता हूँ और अगर आपको ये इशू परसिस्ट कर रहा है तो सॉल्व हो सकता है। ना स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, रीशेयर किया मैंने। अपने को a का डायमेंशन पता करना है। Everybody is supposed to answer. ओके, आपके आंसर से मेरे को फीडबैक मिलता है कि आपको कितना समझ में आया है, तो हम अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड ऑल दैट। गुड। सो आप बोलोगे कि डायमेंशनली इसको बराबर होना चाहिए, तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होता है, डायमेंशनल वाइज, राइट। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आएगा y, राइट हैंड का डायमेंशन आएगा a, और डायमेंशन ऑफ साइन जो भी इनसाइड में लिखा हुआ है। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो साइन का डायमेंशन होता है वो साइन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है बेसिकली। सो y का जो डायमेंशन आएगा वो तो l बन जाएगा, और इसका डायमेंशन हमको पता करना है, ये डायमेंशन लेस है, दैट मींस m0 l0 t0। so from here it is clear that dimension of a is dimension of l। बाकी आप सबको जीरो लगा सकते हो, तो m0 l1 t0 इस तरह का एक ऑप्शन दिया होगा, उसको मार्क कर दोगे, या फिर शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चलेगा। So everybody is giving the correct answer. That's good. B, dimension of K. So next अपने को जो पता करना है वो K का डायमेंशन पता करना है। Good. So you are saying L minus L is power minus 1. एक जीरो भी आंसर था. So majority is saying L raised power minus 1. So how to decide it? वो डिसाइड कैसे करते हैं ये समझते हैं। डिसाइड करने के लिए साइन के इनसाइड में जितना भी है वो डायमेंशन लेस होगा, तो हम ये बोलेंगे कि kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 इसको डायमेंशन लेस होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जितने भी ऐड अप हो रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं सभी की डायमेंशन बराबर होती है, तो हम ऐसा बोलेंगे डायमेंशन ऑफ kx मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 5 मस्ट बी इक्वल टू नो डायमेंशन, दैट मींस m raised to power 0 l raised to power 0 t raised to power 0। so this is what the conclusion we can made। एक बार आपने ये कंक्लूजन बना लिया तो काम खत्म हो गया, दैट मींस इट्स ओवर। हाउ इट इज ओवर? अपने को k का डायमेंशन पता करना है, x का डायमेंशन l होता है और बाहर कितना डायमेंशन है, 0, नो डायमेंशन।
सो यहाँ से आप देखोगे कि जो k का डायमेंशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी l रेज टू पावर -1। जो लोग जानते हैं, अगर कभी वेव इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, हो सकता है मेरे से कई लोगों ने पढ़ा हो, तो ये जो k होता है वेव नंबर होता है, 2π/λ होता है। तो लेमडा डाउन साइड आता है, लेमडा मीटर में होता है, सो इसलिए 1/लेंथ होता है, l रेज टू पावर -1। सिमिलरली अगर आप से मैं ओमेगा की बात करूंगा तो आप यहाँ से ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, यस, कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड डायमेंशन ऑफ टी मस्ट बी डायमेंशनलेस। So the dimension of omega is going to be equal to t raised to power -1. So point is कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना पता हो, अगर कोई फॉर्मूला देता है तो उस फॉर्मूले में या उस एक्सप्रेशन में क्या क्या पॉसिबल डायमेंशन है हम लोग पता कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई फाई के बारे में पूछना चाहता है तो फाई का डायमेंशन कितना आएगा, तो फाई डायमेंशनलेस आएगा। हम लोग जानते हैं फाई एक एंगल है और एंगल का डायमेंशन कितना होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशनलेस होता है। उसको हम रेडियन में मेजर करेंगे तो जो फाई यूज हो रहा है वो रेडियन में जाएगा, विदाउट डायमेंशन होगा। गुड। सो इसके सारे पैरामीटर्स जो रिलेटेड है उनको हम बता सकते हैं कि दे आर डायमेंशनलेस, और आपस में भी इक्वेट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपने पढ़ा था। एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अपने समझने के लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए। आपने पॉपुलर इक्वेशन कभी देखी होगी, नहीं देखी होगी, तो अब वैसे आपसे बोलेगा एक इक्वेशन है P इज इक्वल टू A/V² V - B इज इक्वल टू RT। इसको रियल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो हमारे पर्पस का नहीं है अभी, एज ऑफ नाउ, जब पढ़ेंगे तब पर्पस आ जाएगा, अभी तो अपने को समझना है। सो ये एग्जाम में पूछा भी गया IIT के एग्जाम में, तो बोलेगा कि अगर ये इक्वेशन आपको दी गई है, नाम कुछ भी दो इसका, यहाँ पर जो पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं उनके नाम बता देते हैं। P is for pressure, V is for volume, R is for gas constant, and T is for temperature. So अगर ये इक्वेशन दिया गया है और R गैस कांस्टेंट है, A और B के बारे में बोला गया कि ये दूसरे कांस्टेंट्स हैं जो यूज हो रहे हैं। सो अपने को ये पूछा गया कि फाइंड डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। आपसे ये भी पूछा जा सकता था यूनिट ऑफ फॉलोइंग्स। पहला आर के बारे में, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। सो मैं आपको 1 मिनट के लिए पॉज देता हूं और आपको सॉल्व करके आर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। टेम्परेचर के लिए आप के या थीटा में से कुछ भी चाहो तो यूज कर सकते हो, और बाकी MLT तो हम लोग यूज करते हैं। ML2 T raised power -2 टेम्परेचर की पावर -1 एक बताया गया हो, जिसमें V2 के ऊपर क्या है, V स्क्वायर लिखा हुआ है, V स्क्वायर के ऊपर A लिखा हुआ है। अच्छा, ये A है, देखने में कुछ और लग रहा होगा। A छोटा वाला A बनाया हुआ है, स्मॉल A, और डाउन साइड वेलोसिटी का स्क्वायर है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, पार्डन दिस, वॉल्यूम है। मैंने V को क्या बोला, वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर है। काइनेमेटिक्स आने वाला है इसलिए वेलोसिटी आ गई। एनीवे, जितना भी V है दैट इज फॉर वॉल्यूम, P for pressure, small b for constants, R is a gas constant you call it, T for temperature and all that. Okay, मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों ने ट्राई कर लिया है और प्रोबेबली आप करेक्ट जा रहे हो कई लोग।
सो क्या करना होगा, अगर ये रिलेशन अपने को दिया गया तो ये डायमेंशनली वैलिड होना चाहिए, लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो डायमेंशन ऑफ p प्लस ए अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर है और डायमेंशन ऑफ v माइनस बी है, इसकी वैल्यू डायमेंशन ऑफ r और डायमेंशन ऑफ t के बराबर होना चाहिए। एज सिंपल एज एनीथिंग। तो दोनों तरफ की डायमेंशंस को हम इक्वेट कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि p और ये जो टर्म्स आपस में ऐड अप होते हैं वो सेम डायमेंशन के होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं वो भी सेम डायमेंशन के होते हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन है वो p का डायमेंशन है, सेकेंड टर्म का डायमेंशन है वो v का डायमेंशन है, इज इक्वल टू r इंटू टी। आपने रियल गैस सुना होगा तो pv इक्वल टू nrt लिखते हैं, n को 1 लिया गया। सो अगर pv इक्वल टू nrt लिखा हो या फिर ये लिखा हो, दोनों में r का डायमेंशन सेम आएगा। अच्छा, अपने को r का डायमेंशन चाहिए बेसिकली, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ r इज गोइंग टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p डायमेंशन ऑफ v डायमेंशन ऑफ t। नाउ p इज अ प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन हम लोग जानते हैं, प्रेशर इज अ फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर की डायमेंशन आप चाहो तो सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हो, और प्रेशर को हम लोग लिखते हैं फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स की डायमेंशन आपको पता होती है, फोर्स इज m l t रेस्ट पावर माइनस 2, एरिया इज l स्क्वायर। सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा m l रेस्ट पावर माइनस 1 t रेस्ट पावर माइनस 2। यू कैन रिमेंबर कि दिस इज प्रेशर डायमेंशनल फॉर्मूला, और अब आप इसको यहाँ पे बारो कर लीजिए। So that will become m l raised power minus 1 t raised power minus 2, that is for pressure। volume length cube होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम लोग T लिख सकते हैं या K लिख सकते हैं, K फॉर केल्विन। जनरली लोग K लिख लेते हैं या थीटा भी लिख लेते हैं, T नहीं लिखेंगे क्योंकि T फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ये T फॉर टेम्परेचर है, ये T फॉर टाइम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर। एनीवे, सो आर का जो फॉर्मूला अपने पास बन रहा है, सो ये बनेगा जा करके m, एक तो अपने पास m बचेगा, गुड। l कितना हो जाएगा, l का स्क्वायर बनेगा जा करके, और t रेस्ट पावर माइनस 2 बनेगा, k रेस्ट पावर माइनस 1 बनेगा, ये बन जाएगा। आप लोग भी यही बोल रहे थे, k रेस्ट पावर माइनस 1 बनने का, इसका ख्याल रखना है। हाँ, मैं सेकेंड स्टेप बताता हूँ, अब में से कुछ लोगों को सेकेंड स्टेप नहीं समझा होगा। सो ये आपको समझना है कि अगर ये कोई रिलेशन दिया गया है तो इसका लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर होता है। नाउ लेफ्ट साइड में दो का प्रोडक्ट चल रहा है, किसका, पहला वाला ब्रैकेट इनटू दूसरा वाला ब्रैकेट। नाउ एक ब्रैकेट में जब हम लोग दो नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका डायमेंशन सेम होता है। सो डायमेंशन सेम होता है, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला टर्म चल रहा है इसका इसका पूरे का डायमेंशन वही होगा जो प्रेशर का डायमेंशन है, या फिर अपॉन ए अपॉन वी स्क्वायर का है। सो दैट मींस दीस बोथ आर ऑफ द सेम डायमेंशन। तो जब हम लिखते हैं डायमेंशन में तो हम डायमेंशन को ऐड नहीं करते हैं, उसका एक डायमेंशन लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते हैं, एक कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। ये लास्ट क्लास में आपको बताया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अकर्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। सो सेम फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट का था इसको हम डायमेंशन ऑफ p लिखेंगे और डायमेंशन अपॉन a अपॉन v स्क्वायर लिखेंगे, दोनों का डायमेंशन बराबर है। तो बेसिकली इसका टोटल का डायमेंशन कितना है, p का डायमेंशन है। इसका टोटल का डायमेंशन कितना है, v का डायमेंशन है। सो ये सेकंड स्टेप में इसको p क्यों लिखा गया, क्योंकि इसके पूरे का डायमेंशन p है। इसको v क्यों लिखा गया, इसके पूरे का डायमेंशन v है, और इधर r था इधर t था। ओके, जैसे कि ये देखो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, जैसे इसको बोला था ना लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट वाली स्लाइड में भी बोला है कि इस पूरे का डायमेंशन 0 है या डायमेंशन लेस है। तो आपने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फर्स्ट टर्म का वही डायमेंशन है, सेकंड टर्म का वही डायमेंशन है, थर्ड टर्म का वही डायमेंशन है। तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो सभी के डायमेंशन सेम होते हैं, इसका मतलब उसका टोटल डायमेंशन वही होता है जो एडिशन का होता है, जो सब्ट्रैक्शन का होता है। तो ये जो पॉइंट है लॉ के अकॉर्डिंग है, रूल के अकॉर्डिंग है। इसके बाद आपको प्रेशर का बताया गया, वॉल्यूम का बताया गया, टी का बताया गया, रख दिया, आपने आंसर निकाल लिया। चलो, जो एग्जाम में पूछा गया था वो ए के बारे, ये आर के बारे में नहीं पूछा था, उसने ही पूछा था कि बी के बारे में बताइए, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अगर आपने चीजें समझ ली तो आप पाओगे कि बी का बहुत सिंपल है, बी का आंसर देना, हाउ मच द डायमेंशनल फॉर्मूला बी इज गोइंग टू कैरी।
Everybody can answer. Everybody, what the B going to have a dimensional formula is? Now, आप इमेजिन करो कि अगर आईटी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, isn't it? तो उस केस में अगर उसने बी का डायमेंशन पूछा हो तो हाउ इजी इट गोइंग टू बी द केस अगर आपको रूल पता है तो कैसे आप आंसर कर दोगे? आप बोलोगे कि v और b के साथ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका डायमेंशन वही आना चाहिए जो v का डायमेंशन है। So, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v बिकॉज इट इज बीइंग एडेड विद v और सब्ट्रैक्टेड विद v और v इज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज l क्यूब। वो 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक l क्यूब होगा, आपको l क्यूब मार्क कर देना है। विद इन सेकेंड्स यू विल गेट करेक्ट आंसर एंड यू कैन गो अहेड। नाउ थर्ड, एक बार उसने ये पूछा कि a का डायमेंशन क्या होगा। a भी एक कांस्टेंट है, तो a का डायमेंशन क्या होगा? तो अगेन अब हम फर्स्ट टर्म को जाएंगे और बोलेंगे कि दोनों के डायमेंशंस बराबर हैं, जो दोनों टर्म्स ऐड अप हो रहे हैं वहां से सिंपलीफाई कर सकते हैं। सो आपको क्लेम करना होगा कि डायमेंशन ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में ऐड अप हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। देन फर्दर क्या लिख सकते हैं? फर्दर हम ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a इज गोइंग टू बी दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर एंड ऑफ p। अब आपको p का डायमेंशन पता है, v फॉर वॉल्यूम का डायमेंशन पता है, स्क्वायर करना आता है, नंबर से मल्टीप्लाई करना आता है, यू विल गेट योर आंसर देयर। p का डायमेंशन आप याद रख सकते हो या फिर फोर्स बाय एरिया से कैलकुलेट कर सकते हो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू m l रेस्ट पावर -1 t रेस्ट पावर -2 और v का होता है l क्यूब, उसका स्क्वायर कर दोगे l रेस्ट पावर 6 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली अपने पास आएगा m l रेस्ट पावर 5 t रेस्ट पावर -2। अगर आप ये आपका ये आंसर आ रहा है, यू आर परफेक्टली ओके और करेक्ट। यस, सो ये दोनों आईटी में पूछे जा चुके हैं। कोई भी फॉर्मूला देगा, अपने पास रूल क्या है, अगर टर्म्स ऐड अप हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो डायमेंशन को डिवाइड करते हैं। कई बार आपसे पूछेगा पी और वी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम जानते हैं पी और जो वी होता है ना, अभी ये निकाला था ये पीवी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पीवी का डायमेंशन फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसका ऊपर वाला वर्जन, दैट मीन्स ये वाला वर्जन, दैट मीन्स ml2 t raised power -2। इन केस रिमेंबर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, वो भी ml2 t raised power -2 आया था। और हम लोगों ने वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t raised power -2 आया था। तो ml2 t raised power -2 जो होता है वो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इन सारी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, pv का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होता है और rt का भी वही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, क्योंकि पीवी आरटी बराबर होता है। सो बहुत सारी क्वांटिटीज के लिए जाता है। हाँ, अब वो टॉर्क जैसे भी टर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे। आप लिख रहे हो डिड दे गिव द एब्रिविएशन ऑफ वीपीटी, नहीं ये फिर ओवर द टाइम क्या होगा ना कि ओवर द टाइम आप समझ जाओगे कि इसमें आर टी वी पी किया जा रहा है। अभी सिंस हम लोग फिजिक्स जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि आपको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए ये इनका मीनिंग हम बता रहे हैं कि पी फॉर प्रेशर है, वी फॉर वॉल्यूम है, आर फॉर गैस है, टी फॉर टेम्परेचर है। एग्जाम में जनरली बताता है और अगर नहीं भी बताएगा तो फिर अपने को समझ में आ जाता है कि क्योंकि ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे, तो जैसे आप जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अरे यहाँ तो पी फॉर प्रेशर था, वी फॉर वॉल्यूम था। और कोई ऐसा अगर लेटर यूज करेगा जिसको आपने नहीं पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग से, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग से, तो वो जरूर मेंशन करेगा कि उसका मीनिंग क्या जा रहा है। सो चलो,
एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। वेल इट माइट अपीयर्स कि हम स्लो पेस पे जा रहे हैं, लेकिन आपको इनिशियल लेवल पे ट्रैक पे आना जरूरी है और ये प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप इस पे फेथ रखें और आगे बढ़ते हैं। अब आप कोई भी इक्वेशन लिखो, जैसे काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि v का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू u का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू ए टी का डायमेंशन, क्योंकि ये दोनों एड अप हो रहे हैं इसलिए ये आपस में बराबर होंगे, और लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होता है तो बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वट एवर यू नो, ऑल ऑफ देम यू कैन वेरीफाई दे आर गोइंग टू बी करेक्ट। इनफैक्ट जितने भी फॉर्मूला है सब करेक्ट होते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको इशू बन सकता है देखने में या फिर अदरवाइज, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक फॉर्मूला होगा, आप लोग काइनेमेटिक्स में प्रूव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट covered by an object during nth second of its motion is given by। ये काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, अगर आपने कभी देखा है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है नहीं देखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। वो ऐसा लिखा जाता है एस एन जनरली इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। यस, आप में से कई लोग जानते भी हैं, और जानते हैं तो और भी अच्छी बात है। a by 2 in bracket 2n minus 1, ये एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला है, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, isn't it? क्वेश्चन ये है कि हमको ये चेक करना है या वेरीफाई करना है इट्स डायमेंशनल करेक्टनेस। आप चेक कीजिए और हमको ये बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ये डायमेंशनली करेक्ट जा रहा है, और अगर जा रहा है तो कैसे जा रहा है। इसमें क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है वो मैं बताता हूँ। ये जो एस एन है ये इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम लोग लेंथ समझते हैं। यू जो है वो वेलोसिटी है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, तो अपने लिए केवल वेलोसिटी है यानी स्पीड की बात करेगा। और ए फॉर एक्सेलरेशन है, एंड जो एन इन्वॉल्व हुआ है एन इज अ नंबर। nth सेकंड की बात है। एस एन इज अ डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोल दिया ना, इसीलिए मैंने एब्रिविएशंस लिख दिया। एस एन, एन मतलब सिर्फ सबस्क्रिप्ट लगाया गया है। एस इज अ डिस्प्लेसमेंट दैट इज इट्स लेंथ। कुछ लोगों ने प्रूव कर लिया, गुड। एस एन इज अ लेंथ, सो ये लेंथ है और ये स्पीड है, वेलोसिटी है, ए एक्सीलरेशन है, एन नंबर है, और अपने को ये चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, अगर है तो कैसे। होना तो जरूर पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। सो लेट्स एज अ बिगिनर की तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आएगा डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये एल बन जाएगा। या तो आपको समझता है राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए। राइट हैंड साइड में दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, एक तो फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म। इतना तो जरूरी बात है कि जो फर्स्ट टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेकेंड टर्म का भी होना चाहिए, और वही राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का भी होना चाहिए।
लेकिन जब आप u का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए आपको lt रेज़्ड पावर -1 आ जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको इतना ज्यादा एलेबोरेट कर रहा हूँ। तो अब में से कुछ लोगों को पता होगा और आप इसको रिलेट कर पाओगे। फिर मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा। अभी एज ए स्टूडेंट, जैसे सपोज कर लीजिए आप एज ए स्टूडेंट सॉल्व कर रहे होते, तो आपको u का डायमेंशन क्या मिलता है, एल टी रेस्ट पावर -1, और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन कितना आएगा, l। तो क्या l एल टी रेस्ट पावर -1 के इक्वलेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको ऐसा अपीयर करेगा कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी डायमेंशनली करेक्ट। ऐसा आपको अपीयर होगा अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे यूज करते हो। अभी आपने ये लास्ट वाला टर्म चेक भी नहीं किया, क्योंकि ये जो टर्म है ये वेलोसिटी दिख रहा है और ये टर्म है डिस्टेंस दिख रहा है या डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है। दोनों के डायमेंशंस कैसे बराबर हो सकते हैं, जबकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तीनों के डायमेंशन बराबर होने चाहिए। सो वेयर इज द इशू देन, हाउ इट इज करेक्ट देन, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए जो क्रक्स पॉइंट है वो ये क्रक्स पॉइंट है, ये nth सेकेंड। तो जब लोग इसका डेरिवेशन करेंगे तो समझेंगे कि nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ है। ये एक पर्टिकुलर सेकंड के बारे में बात कर रहा है। तो जो पर्टिकुलर सेकंड है उसका यूनिट है सेकंड। अगले स्लाइड में उसको मैं बताता कि जो कांस्टेंट्स के बारे में स्टोरी रहती है, थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। लेट्स से अगर हम टाइम स्केल बनाते हैं और ये बोलते हैं टाइम स्केल में ये t इक्वल टू 0 है, तो ये 0 सेकेंड की बात हो रही है। यहाँ पर अगर मैं 1 बनाता हूँ तो ये 1 सेकेंड है, ये t इक्वल टू 2 है, ये t इक्वल टू 3 है। कहीं ना कहीं आगे चल के t इक्वल टू n-1 आएगा, फिर n आएगा, फिर आगे कहानी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट एक बार समझ लेंगे तो काइनेमेटिक्स में भी आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आप इस ड्यूरेशन की बात करते हो, ये टाइम ड्यूरेशन, कैन यू थिंक ऑफ कि जो टाइम ड्यूरेशन है इसको हम बोलेंगे कि दिस इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड, दैट इज फर्स्ट सेकेंड। ये जो टाइम है जहां पर 1 लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट टाइम 1 सेकेंड है, और 0 से लेकर के 1 को हम फर्स्ट सेकेंड कहेंगे। 1 से लेकर के 2 तक अगर जाएंगे तो इसको सेकेंड सेकेंड बोल सकते हैं। 2 से लेकर के अगर हम थर्ड तक जाते हैं तो ये हमारे लिए थर्ड सेकेंड हो जाएगा। तो जब कभी ऐसा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, nth की बात करते हैं, इसका मतलब है वो कितने सेकेंड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो केवल 1 सेकेंड है। टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल। सो नो मैटर कौन सा सेकेंड की बात किया जाए, टाइम ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी 1 सेकेंड। लेकिन वो 1 सेकेंड कहाँ पर लाई करता है, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। जैसे कि थर्ड सेकेंड वो सेकेंड होगा जो t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3 के बीच में लाई कर रहा होगा। सिमिलरली फोर्थ सेकेंड आएगा, फिफ्थ सेकेंड आएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, थर्ड सेकेंड 2 और 3 के बीच का था, तो nth सेकेंड कौन सा होगा? कैन वी से कि जो nth सेकेंड होगा वो n-1 और n के बीच का रहा होगा, तो इसको हम लोग nth सेकेंड कहते हैं। सो अगर कोई बोलता है n सेकेंड और कोई बोलता है nth सेकेंड, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। सो अगर कोई बोलता है t इज इक्वल टू n, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सेकेंड है, पर्टिकुलर टाइम है, लोकेशन है। और अगर बोलता है nth, इसका तो मतलब हुआ कि डेल्टा t इज 1, दैट मीन्स टाइम ड्यूरेशन इज 1 सेकेंड। मेकिंग सेंस? तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली 1 सेकेंड के लिए है, तो इसके लिए जो टाइम इन्वॉल्व है ना, t, डेल्टा t वाला, वो 1 है। और इसको हमने 1 यूज कर लिया है, और वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड था। तो वो जो डेल्टा टी यूज किया गया है वो डेल्टा टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। तो बेसिकली पॉइंट इज कि अपने पास एक डेल्टा टी की वैल्यू 1 है, और एक्चुअली में यहाँ पे डेल्टा टी होता है एक्चुअली में। लेकिन अपने को पता क्या है कि डेल्टा टी की वैल्यू 1 है, तो सिंस हमने को पता है कि डेल्टा टी की वैल्यू 1 है, तो उसको हम फिर यहाँ लिखते नहीं है। और लिखते नहीं है तो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है तो अपने को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, वो डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है।
तो जब हम u लिखेंगे तो बेसिकली u ना लिख करके u डेल्टा t लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशन के लिए तो अपने को सब कुछ लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर भी डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है, और अगर आपको समझ में आ गया तो अपना काफी कुछ पर्पस फुलफिल हो रहा है। ये t हो जाएगा, फिर आगे जाओगे तो ये l बचेगा, अब डायमेंशनली ये बराबर दिख जाएगा आपको। पॉइंट इज वो डायमेंशनली बराबर है, उसमें एक वैल्यू यूज हो चुकी है, तो जब वैल्यू हम यूज कर लेते हैं तो उसको हम ट्रेस करेंगे तभी पता चलेगा, डायरेक्टली आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वन जब मल्टीप्लाई करता है किसी से तो वो एलिमिनेट हो जाता है या वो डिसअपियर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी डिसअपियर्ड है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये डेल्टा टी के स्क्वायर मल्टीप्लाइड हुआ होगा, क्योंकि डेल्टा टी वन है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी वन आ जाएगा, तो इसलिए इसको भी जब जस्टिफाई करेंगे तो ये भी अलग हो जाएगा। तो अब ये वैसे ही हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस समथिंग एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर, अब ये वैलिड हो जाएगा। हाँ, ये उस फॉर्मूले से बिल्कुल अलग है जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं। वो टी टाइम में कितना चला गया डिस्प्लेसमेंट होता है, ये nth सेकेंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड में चला गया होता है, जो कि 1 सेकेंड एक अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इससे आपको क्या मैसेज लेना है? मैसेज ये लेना है कि अगर कभी ऐसे को आपको फॉर्मूला बताया जाता है और ऐसा बोला जाता है ये करेक्ट है, और अगर वो डायमेंशनली आपको मैच नहीं नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर ली गई है, उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर ली गई है। जब कभी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं तो फिर हम डायमेंशन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मेक सेंस? तो डायमेंशन हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप यूज ना करो। नंबर्स के बारे में कुछ आइडिया दे देता हूँ, और इसी न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेकर के सपोज कर लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी होता है कांस्टेंट वेलोसिटी केस के लिए। अगर ऐसा बोला जाए तो हम लेफ्ट साइड राइट साइड के बारे में बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोलता है कि u की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू 5 है, तो s बताइए, तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 10। अगर आप केवल ये देखो s इज इक्वल टू 10, तो क्या इसमें बता सकते हो डायमेंशनली मैच्ड है या नहीं? क्योंकि आपको तो 10 नंबर दिख रहा है, और जब आप ये फॉर्मूला देखते हो तभी डायमेंशंस को हम बराबर कर सकते हैं। नंबर से केस में हमको कुछ नहीं पता चलेगा। नंबर कैसे आएगा? ये 2 इंटू 5 से आ सकता है, 5 इंटू 2 से आ सकता है, या किसी और 1 इंटू 10 से आ सकता है, या 10 इंटू 1 से आ सकता है। अपने को कुछ पता भी नहीं ना कहाँ से आया, अनटिल अनलेस वी नो ये इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। सो पॉइंट इज कि ये जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के पास डायमेंशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वो किसी की वैल्यू, जैसे ये डिस्टेंस की वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मीटर। तो ये 10 जो है ना, ये 10 बिना बिना डायमेंशन वाला नहीं है, इस 10 के पास डायमेंशन है। तो जो कांस्टेंट्स होते हैं वो दो तरह से आएंगे, एक बिना डायमेंशन वाले आएंगे, एक डायमेंशन वाले आएंगे। डायमेंशन वाले कब आएंगे? जब उनको हम यूज करेंगे डायमेंशन के साथ में। जैसे कि अगर यहाँ पर एस को 10 यूज किया गया तो 10 मीटर है, तो ये जो 10 है इसके पास डायमेंशन है। सो वो अपने को समझ में आ जाता है कि जो फैक्टर्ड है, जैसे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हो, तो इसमें हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं की गई है, फॉर्मूला है विदाउट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये जो हाफ है ये डायमेंशन लेस है, लेकिन अगर इसी में हम टी की वैल्यू 1 रख देते हैं तो हमको कैसा दिखेगा? ये हमको दिखेगा एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए। अब इसमें जो 1 टी की जगह पे 1 लिखा गया है, ये जो 1 है और ये जो 1 स्क्वायर है, तो इस 1 के पास डायमेंशन थी क्या? सेकेंड। तो एग्जाम में जो आपसे पूछेगा वो बेसिकली वही फॉर्मूला देगा जिसमें कोई डायमेंशन, जो भी कोई वैल्यू को रख के नहीं देता है, और अगर कोई वैल्यू रख के वैल्यू बताता है तो उस वैल्यू को रखेंगे, और उस वैल्यू के साथ जो यूनिट है उसको भी लेके चलेंगे। ऐसा ही एग्जाम्पल आपने जो भी लास्ट में डील किया है वो था। तो कई बार स्टूडेंट को बिगनिंग में ऐसा लगता है कि ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये जो था एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ये डायमेंशनली वैलिड नहीं है। लेकिन अब आप बोलोगे ये डायमेंशनली वैलिड है, क्यों? क्योंकि इसके साथ ये जो 1 मल्टीप्लाइड है उसके पास डायमेंशन है टाइम का, तो उसको हमको यूज करना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? थोड़ा सा भारी गिर सकता है, अगर आपको क्लियर हो गया तो अपना पर्पस डन है, और नहीं है तो आपको एक बार पूछ लेना है, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
ओके ये रिकॉर्डेड भी है तो आपको सेकेंड टाइम रीड करने के लिए एक बार गो थ्रू करेंगे तब भी चलेगा। इसके बाद थर्ड जो एप्लीकेशन है दैट इज रिलेटेड टू डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। किसी फॉर्मूला का हम डेरिवेशन कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को लेकर के यूज करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एडवांस में एक क्वेश्चन तो आता ही है न्यूमेरिकल को लेकर के, मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 को अभी देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1 आपने ट्राई की होगी, कुछ पॉइंट्स हैं उसमें मैं शेयर कर लेता हूँ। बट इज डेल्टा टी ऑलवेज वन? वो लैंग्वेज पे डिपेंड कर, जैसे आपने पूछा कि क्या प्रीवियस क्वेश्चन में जो डेल्टा टी है 1 रहेगा। अगर nth सेकेंड बोलेंगे तो nth का मतलब जैसे 4th सेकेंड, 3rd सेकेंड, 5th सेकेंड, तो उसमें डेल्टा टी 1 रहेगा। लेकिन अगर ऐसा बोलता है 2 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड के बीच का गैप बताइए, तो फिर इसमें डेल्टा टी 5 और 2 के बीच का डिफरेंस जो होगा उसके बराबर होगा। तो जब कभी ऐसी लैंग्वेज आएगी कि nth सेकेंड बताइए तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 रहेगी। ओके अच्छा, डेल्टा टी से आपने एक चीज और याद दिला दी। कभी आपको ऐसा मिलेगा dx बाई डी टी। अब देखोगे ये डिफरेंशिएशन होता है, आपसे बोलेगा कि इसका डायमेंशन बताइए, तो dx बाई डी टी। तो ये जो d है ऑपरेटर है, ये d ऑपरेटर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका वही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा जो x बाई टी का आता है। तो पॉइंट इज कि जो dx है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला x के बराबर होता है। d मतलब डिफरेंशिएशन, कभी डेल्टा एक्स डी का मतलब डिफरेंस होता है। डेल्टा एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी x के बराबर होता है, ये भी नोट कर लीजिए। आगे चल करके और भी सिंबल आएंगे, जैसे इंटीग्रेशन आएगा dx। इंटीग्रेशन ऐसा सिंबल बना देगा, इसका अगर डायमेंशन निकालोगे तो इसका भी डायमेंशन x का डायमेंशन आएगा। सो पॉइंट इज कि आप इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, उससे हमारे डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी सॉल्व करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां पर। कॉपी कर लीजिए, छोटा सा पॉइंट है। डिफरेंशिएशन लगाओ, चेंज लगाओ, डेल्टा लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन रिमेंस द सेम। हम लोग डिफरेंशिएशन लर्न करेंगे, इंटीग्रेशन लर्न करेंगे तो आप बताएंगे। यहाँ पर हम लोग डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर आपने इंटीग्रेशन कभी पढ़ा है तो ये कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर, ये 1 लिखा है। 1 का इसका इंटीग्रेशन आता है x, तो ये x के बराबर होता है, इसका डायमेंशन x के डायमेंशन के बराबर होता है। अगर इसके इनसाइड में एक और x लिखता तो फिर हम उसको x स्क्वायर बाई 2 बोलते हैं। नहीं, जो भी x का डायमेंशन आएगा वही आएगा, इसको हम डायमेंशन लेस नहीं बोलेंगे। whatever the dimension of x is, the same is dimension of this. Whatever the dimension of x is, same is the dimension of delta x. Whatever the dimension of x is, the same is the dimension of dx. तो पॉइंट इज कि d लगाओ, डेल्टा लगाओ, या फिर ऐसे इंटीग्रेशन लगाओ, उससे डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x हमारा डायमेंशन वाला भी हो सकता है, डायमेंशन लेस वाला भी हो सकता है, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग अभी और डील कर लेंगे। क्विकली मैं आपको एक्सरसाइज 1 पे ले चलता हूँ, और आपने ट्राई कर लिया होगा, 5-10 मिनट्स हैं, उसको कवर कर सकते हैं। मॉड्यूल 1, आई नीड टू सर्च वेदर इट इज देयर। यस, हाँ, अपने कुछ और भी लिखा है। सो इफ डायमेंशन ऑफ x इज t, देन इंटीग्रेशन ऑफ x dx विल हैव t x square by 2, so dimension will be squared. Yes, dimension will be squared. So x का अगर डायमेंशन t है तो x का स्क्वायर करोगे तो डायमेंशन भी स्क्वायर्ड हो जाएगी। ना, ये जो मॉड्यूल है वो आपको शेयर किया गया, और ये मॉड्यूल आप पढ़ रहे होगे। इसमें ये जो यूनिट्स वगैरह हैं, उस यूनिट्स का आप ख्याल रखोगे, इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैंने आपको बताया इससे बहुत सारा लैंग्वेज भी लिखा गया है कि कैसे नोटेशन करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। जैसे ये आपको पॉइंट लिखा हो गया कि सिंबल्स ऑफ यूनिट फिजिकल क्वांटिटी आर प्रिंटेड इन और रिटन इन रोमन अपराइट एंड नॉट इन द इटालिक्स। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ऐसे इटालिक्स में नहीं लिखोगे, आप अपराइट पे लिखोगे। ओके,
सो ऐसे और भी रूल है। फोर्स का जो न्यूटन होता है, जब कभी आप न्यूटन लिखते हो ना, इवन दो कि वो साइंटिस्ट का नाम है ना, तो एन को स्मॉल लिखते हैं। ये सारे कन्वेंशन हैं, एक दो बार पढ़ लो आप। और जब हम उसका यूनिट लिखते हैं तो एन को कैपिटल लिखते हैं। तो जब कभी आपको फोर्स लिखना हो तो 5 स्मॉल एन नहीं लिखोगे, वरना उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। 5 कैपिटल एन फॉर न्यूटन। लेकिन जब आप न्यूटन लिखोगे तो ऐसा नहीं लिखोगे। कैसा लिखोगे? न्यूटन। ये रूल्स हैं, एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Will we get module in printed form? Yes, we are trying hard कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको प्रिंटेड मटेरियल मिल जाए। बट क्या है कि अभी जो लॉकडाउन है, सो शॉप्स आर क्लोज्ड, प्रिंटिंग शॉप्स आर आल्सो क्लोज्ड। बट स्टिल वी आर ऑन द प्रोसेस कि जैसे ही चीज़ें रिलैक्स होता है या फिर पॉसिबिलिटी बनती है, आपको इसका हार्ड कॉपी मिलेगा। सो यू जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स। ये बहुत सारे कन्वेंशंस लिखे गए हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और इस पे कहीं भी इशू आ रहा है तो आपको ज़रूर बोलना है एक बार फ़ोन, आइदर वे, किसी भी तरीके से। ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ लिखी गई हैं, उनके सिंबल्स हैं, उनके फार्मूलाज हैं, उनके एसआई यूनिट है, डायमेंशनल फार्मूलाज हैं। अपने को क्या करना है कि जो आप एक बार इनको गो थ्रू कर लो, जितना आपको याद रहता है उतना काफ़ी है, इनको मेमोराइज नहीं करना है। एग्जाम में अगर एग्जाम होगा या जो टेस्ट होगा, आपको जब भी कोई क्वांटिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा, देन यू विल फाइंड कि उस क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा। फॉर्मूला पता है तो उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे, डायमेंशन निकालोगे, यूनिट निकालोगे। ये somebody was raising hand, तो कुछ पूछना है, यू कैन ऑलवेज आस्क। ये जो सर आई वांट नंबर्स हैं टू ये आपके लिए भारी पड़ेगा याद जो रखना, हो सकता है आपने ना पढ़ो। यस, हाँ, somebody want to say something। सर मैं पूछ रहा था कि इंटीग्रेशन में x का x स्क्वायर हो जाएगा तो फिर डायमेंशन स्क्वायर्ड हो जाएंगे तो बदल जाएंगे ना। बिल्कुल बदल जाएगा। आपने ध्यान नहीं दिया, वो पेज चला गया। मैंने ये लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स होता है। मैं इस पे इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तभी सब बच्चों को अच्छे समझ में आएगा। तो जो इंटीग्रेशन, सिंस इंटीग्रेशन dx is x, hence dimension of integration dx is that of x। अगर आप इंटीग्रेशन x dx की बात करते हो तो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स टू हो जाएगा। तो इसमें इसका जो डायमेंशन आएगा वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। सो जो भी फॉर्मूला आप जानते हो तो दोनों तरफ आप इसको डायमेंशंस को बराबर कर दोगे। तो मतलब सो दोनों प्रोबेबली साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे उसलिए सेम रहेगा क्या? एग्जैक्टली तो पॉइंट इसकी इंटीग्रेशन से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पर भी एक एक्स था, दो एक्स थे, तो एक्स की वजह से एक एक्स आएगा, डीएक्स की वजह से एक एक्स आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। सो पॉइंट इसकी जो डायमेंशन हमारा आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा, उसका इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं है। तो जो मैंने पहले पॉइंट लिखा था डीएक्स का डायमेंशन एक्स का डायमेंशन बराबर होता है, इसी पॉइंट को हम लोग कैरी कर सकते हैं। सो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन डिसाइडिंग दिस डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत सारे लोगों को ये इंटीग्रेशन सिंबल शायद अभी ना समझता हो, तो कोई जरूरत भी नहीं समझने की, आगे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। विल वी गेट मॉड्यूल इन प्रिंटेड, हाँ मैंने आपको बोल दिया। तो ये जो क्वांटिटीज इनके बारे में आपको बोल रहा था, जस्ट गो थ्रू देम एंड डोंट बी लाइक कि बहुत ज्यादा मेमोराइज नहीं करना, अपने ब्रेन को समझने के लिए रखो। यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर टाइप हम लोग बात कर रहे हैं, जस्ट गो थ्रू देम। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप पूछ सकते हो। कैसे फॉर्मूला स्टेब्लिश करते हैं वो बताएंगे। इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको सबको सभी को आना चाहिए, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ये अपने काम अपने लिए यूजफुल है, जरूरत पड़ेगी। डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई हैव लेट यू नो। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, उनको आप कैसे याद रख सकते हो। मैथ्स में भी सर आपको यही बताएंगे किस तरह से वो थीटा चलता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है। फिजिक्स में हम लोग इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो टेबल है काफी इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री, 37 डिग्री, पर्टिकुलरली अपार्ट फ्रॉम जो आप जानते हो 37 और 53, ये दोनों डिग्रीज हमारे लिए काफी काम की हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आप जानते हो रेगुलरली। ओके, इसके बाद ये जो फॉर्मूलाज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आप मैथ्स में प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ रहे हो, तो ये आप यूज टू हो जाओगे, तो अपनी लाइफ इजी हो जाएगी। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा।
एनीवे एक्सरसाइज 1 पे मैं जा रहा था। अब 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं और आइडिया दे देते हैं कवर करना क्या है। जैसे ही एक्सरसाइज 1 है, आप ट्राई कर रहे होगे घर पे, ठीक है। सो इसमें बहुत कुछ सीखना है, देन की इवेलुएट करना अपने आप को। जैसे पहले पूछता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये बताइए। तो किलोग्राम देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये तो यूनिट है ना। हो सकता है इम्पल्स आपको ना पता हो, डेंसिटी आपको पता होगा, एनर्जी पता होगा। तो अगर आप फर्स्ट और ए और बी में कंफ्यूज होते तो किलोग्राम से आपको पता चल गया कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, यूनिट है, तो इसी को मार्क कर दोगे। इससे सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि इम्पल्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब क्या है, कब है, कैसे आएगा, तो फिर वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे लाइट ईयर क्या है, तो अगर आपको आंसर अगर पता है तो आप मार्क कर सकते हो, नहीं तो आंसर से देख करके याद रख सकते हो कि लाइट ईयर क्या है। क्या ये स्पीड है, क्या ये मास है, क्या ये टाइम है, क्या ये डिस्टेंस है। सो अगर आप जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से आपको एक्सरसाइज डील करनी है। इन केस यू नो दैट, मार्क इट। इफ यू डोंट नो दैट, सी द आंसर एंड रिमेम्बर इट। लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और हम लाइट ईयर से बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। ब्रीफ में बता देता हूँ, लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में चल पाता है। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज अ लाइट ईयर। सो किस तरह से आपको यूज करना है, अगर आपको क्वांटिटी के बारे में पता है मार्क कीजिए, अदरवाइज आंसर से उसको रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं। इस पे मैं ना तो इसकी डेफिनेशन बदल सकता हूँ, ना इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। दे आर सिंपल फैक्ट्स। सिमिलरली पर सेक जिसको बोलते हैं, ये भी डिस्टेंस को मेजर करने वाली क्वांटिटी है, और उसको भी आप नोट कर लीजिए। जनरली ये क्वांटिटीज यूज नहीं करता है, बट जस्ट फॉर एज कि आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। फिर आपसे पूछता है कि कौन सा सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हो क्या चल रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ये सारी एनर्जीज की यूनिट है। एनर्जी को हम लोग ईआरजी में मेजर करते हैं, कैलोरीज में मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं। ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं एनर्जी के, लेकिन ऐसा ही आपसे पूछा गया है तो जूल होगा। इस तरह से आप देख सकते हो। प्रेशर कैसा होता है, तो ये प्रेशर की अगेन सारी की सारी प्रेशर की यूनिट्स हैं। अब इसमें आपको न्यूटन मीटर नहीं दिया गया है, तो फिर आप देख लोगे कि न्यूटन मीटर, आप देखोगे जैसे इसका आंसर पास्कल होना चाहिए। तो इसका मतलब है अपने को क्या पता चल गया, नोट में आप ये लिख सकते हो, या फिर कि पास्कल की जो वैल्यू होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। तभी तो उसको हम पास्कल बोलेंगे, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद में आगे जब आप बढ़ोगे, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर एक्सीलरेशन को अगर आपको नहीं आता है तो आप आगे देखेंगे कि इसको ओमेगा बाई टी बोलते हैं। शायद उस टेबल में फॉर्मूला मिलेगा, नहीं फॉर्मूला मिलेगा तो कहीं बुक से देख लीजिए। और ये जैसे एंगुलर एक्सीलरेशन नया टर्म आपके लिए हो सकता है, तो अगर कोई ये फॉर्मूला बताएगा तो क्या बता सकते हो कि उसका डायमेंशन क्या होता है? बिल्कुल बता सकते हो। ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैसे निकालोगे? तो आपको F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा। यहाँ से आप ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता कर सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हो। ओके, सरफेस टेंशन क्या होता है? तो अगेन आपको सरफेस टेंशन नहीं पता होगा, तो सरफेस टेंशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक बार ये फॉर्मूला आपने टेबल से देख लिया, आप इसका डायमेंशन लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो। सो जो जो क्वांटिटीज आ रहे हैं उसको आप टेबल पे देखिए, वहां पे मिल जा रही है, वहां से अपना काम हो जाएगा। नहीं मिल जा रहा है तो फिर उसको देख लीजिए, याद रख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट आपको मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला मिल जा रहा है तो वहां से सॉल्व कीजिए, नहीं मिल जा रहा है तो एक बार देख लीजिए, दैट्स ऑल। एग्जाम में अगर हम देंगे तो आपको फॉर्मूला जरूर देंगे, इसका ख्याल रखेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये भी बाद में आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट ये सब बाद में आने वाले हैं। गैस कांस्टेंट अभी आप लोगों ने देखा है, तो गैस कांस्टेंट का आप निकाल सकते हो जितना आपने पढ़ रखा है।
और जैसे ये 18th है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट, विस्कोसिटी की यूनिट, एनर्जी, वर्क डायमेंशन, सरफेस टेंशन, इनको रीड करके आप आंसर कर सकते हो। सो इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं जो जिनके बारे में आपको डिटेल्स नहीं पता होते हैं। तो अपने को ओवरऑल व्यू रखना है कि अगर हमको फॉर्मूला पता हो तो क्या हम निकाल सकते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, वो क्वांटिटीज आपको नहीं समझ में जम रही है, लीव इट, सिंपली लीव इट, इट वोंट बॉदर यू। आपको मार्क्स में इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये डायमेंशन वाले, इनको फिर आप सॉल्व कर सकते हो सिमिलर तरीके से। इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, आज सबका टाइम भी ज्यादा हो गया। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कोई क्विक क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन वाइंड इट अप। नेक्स्ट क्लास में इसका जो थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसको बताएंगे, और ये बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में एक बार बात कर लेंगे। ओके यू आर रीडिंग मॉड्यूल में स्टीफेंस और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्मूला नहीं दिए, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में। अगर नहीं दिए तो उनको अभी के लिए आप होल्ड कर लो, और मे बी नेक्स्ट क्लास में हमको रिमाइंड करा दो तो मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा। तो जो जो फॉर्मूला आपको लगता है कि इनसफिशिएंट है, नहीं दिए, मेरे को ये कॉल करा दो तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे दूंगा। और एक टेस्ट में जो मैं आपसे पूछूंगा तो उसका फॉर्मूला जरूर दूंगा, और उन क्वांटिटीज के टर्म में दूंगा जिन क्वांटिटीज के बारे में आप जानते हो, नॉट बियॉन्ड दैट। क्योंकि अपना पर्पस है आपने कॉन्सेप्ट कितना लर्न किया उसको चेक करना, ना कि आपने कितना मेमोराइज किया। अपकमिंग टेस्ट अभी थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद फिर टेस्ट होगा, और एक बार टेस्ट स्टार्ट होता है तो हर 15 डेज बाद हुआ करेगा। हाँ, सो जो क्वांटिटीज के बारे में आपको पूछना है नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिए, मैं उनका फॉर्मूला देता हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट टाइम।